फिल्म सूर्यवंशी की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर को एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस से कॉल आता है। जब वो वहां जाते हैं तो इंस्पेक्टर कबीर श्रॉफ उन्हें बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि ये 40 स्लीपर एजेंट करीबन इंडिया में 15 साल से छुप के रह रहे हैं। जो 2 सस्पेक्ट मारे गए थे वो अक्सर एक राजबीर राठौड़ नामी होटल वाले से मिलने जाया करते थे और ये लश्कर के चीफ उमर हफीज का बेटा रियाज हफीज है। इसको अरेस्ट करने मैंने एक टीम भेज दी है जिसको वीर सूर्यवंशी लीड कर रहा है, जिस पर सीएम कहते हैं कि वो पागल और अब एंट्री होती है वीर सूर्यवंशी की और मूवी के इस रोल में अक्षय कुमार हैं। वो और उनकी टीम एक शहर से दूसरे शहर में अपने मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में आते हैं। दोस्तों, रियाज हफीज राजबीर राठौड़ के नाम से इंडिया में एक हिंदू लड़की से शादी करके रह रहा होता है। एक लड़की उनके होटल में जाती है, उनके खाने की तारीफ करती है और इसी बहाने वो तरीके से उनके साथ सेल्फी ले लेती है। वो लड़की सूर्यवंशी ने ही वहाँ भेजी होती है। जब वो उस सेल्फी को उस तस्वीर के साथ मैच करता है तो उसे यकीन आ जाता है कि वो रियाज हफीज ही है। जब वो उसकी वहाँ फील्डिंग लगाना शुरू करते हैं तो एक आदमी उनको वहाँ पर देख लेता है और इस वजह से रियाज को उनके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद उस होटल में से कुछ आदमी निकलना शुरू हो जाते हैं और एकदम से सूर्यवंशी डर जाता है क्योंकि रियाज उसके सामने आरपीजी यानी कि रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़ा होता है। वो रॉकेट लॉन्चर से तो बच जाता है लेकिन जो आदमी उस होटल से निकले थे वो उस पर और उसकी टीम पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अब रियाज और सूर्यवंशी के दरमियान पुलिस मुकाबला होता है। सूर्या को उसके आदमियों को मारना पड़ता है और जब रियाज की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो वहां से भागने लगता है और सूर्या वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। आमने सामने आने पर उन दोनों में बहुत लंबी और तगड़ी लड़ाई चलती है। मौका मिलते ही रियाज गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है लेकिन सूर्या बहुत ही स्टाइल से सामने से आकर गोली मारकर गाड़ी का टायर फाड़ देता है। गाड़ी उल्ट जाती है और इस तरह सूर्यवंशी रियाज को पकड़ लेता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, रियाज हफीज असल में है कौन? 12 मार्च 1993 में मुंबई में 12 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे और तब लोगों को बॉम्ब मटेरियल RDX के बारे में पता चला था। उस वक्त में इंस्पेक्टर कबीर श्रॉफ ने इस केस को सिर्फ 2 दिन में सुलझाया था। टाइगर और बिलाल अहमद उन धमाकों के मास्टरमाइंड थे। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर ईरान और बिलाल अहमद मकबूजा यानी कि पाकिस्तान वाले कश्मीर में उमर हफीज के पास चला गया था। ISI के सारे गैर कानूनी काम उमर हफीज ही करता होता है। 1999 में इसने ISI की मदद से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर बनाई थी और बदले में ISI ने इनको कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया था। जंग में उमर का बड़ा बेटा हिंदुस्तानी फौज के हाथों मारा गया था और यह खबर मिलने पर उसके 2 छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर हमेशा के लिए वापिस आ गए थे। रियाज अपनी विधवा भाभी से कहता है कि सरहद के उस पार अब कोई महफूज नहीं रहेगा। अब कहानी आ जाती है मार्च 2007 में और बिलाल कुछ आदमियों को इकट्ठा करके कहता है, आप सबका वीजा लग चुका है और आप लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए इंडिया जाओगे लेकिन कभी वापस नहीं आओगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है कादर उस्मानी, उसने अलग अलग शहरों में आप सबकी रिहाइश और काम का इंतजाम कर दिया है और वो कहता है कि आप सबका एक ही कॉन्टेक्ट होगा, आप सबका कमांडर रियाज हफीज। दोस्तों, टेररिस्ट का वो ग्रुप जिसके मेंबर्स तब तक कुछ भी नहीं करते जब तक कि उनका कमांडर उनसे कुछ न कहे, उस ग्रुप को स्लीपर सेल कहते हैं और इस तरह 2007 में इंडिया में लश्कर का स्लीपर सेल शुरू हुआ था। रियाज अपनी फैमिली से मिलकर पाकिस्तान से इंडिया के लिए निकल जाता है। उमर हफीज की बीवी उससे पूछती है कि ये सब कब खत्म होगा, जिस पर वो कहता है कि ये सोचना चाहिए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। 60 साल पहले बंटवारा होने की सजा हम जैसे लोगों को मिली थी, हमें अपने ही मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया और उसकी बहन के साथ गलत किया गया। यहाँ आने पर भी उसे मुहाजिर ही कहा गया और वो 5 साल का बच्चा मैं था। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत बदलूंगा। कहानी वहीं वापस आ गई है और अब शुरू होती है रियाज हफीज की इन्वेस्टिगेशन। वो बिना किसी डर के मान जाता है कि वही रियाज हफीज है और वो 13 साल से एक इंडियन लड़की से शादी करके इंडिया में रह रहा है। जब सूर्य धमाकों की बात करता है तो वो उन्हें उन धमाकों के बारे में भी बताता है जो उसने करवाए थे और एजेंसीज को उनके बारे में पता ही नहीं था। वो उससे पूछता है कि क्या मिलता है ये सब करके, जिस पर रियाज कहता है कि वही जो आपको अपनी ड्यूटी करने से मिलता है, सुकून की नींद। अब वहाँ पर इंस्पेक्टर कबीर श्रॉफ आते हैं। रियाज उनके बारे में भी सब जानता होता है और वो उनको ताना मारता है कि आपने 1993 का केस तो सॉल्व कर लिया लेकिन बिलाल अहमद को आप आज तक नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, 1993 में मुंबई में जो ब्लास्ट हुए थे उनमें सूर्यवंशी के मामा और पापा भी मारे गए थे। इसी वजह से उसमें इतना ज्यादा जोश और जुनून भरा हुआ था। कबीर श्रॉफ उसे बताते हैं कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। 1993 के ब्लास्ट से पहले इंडिया में 1000 किलो RDX लाया गया था जिसमें से 600 किलो आज भी इंडिया में कहीं पर दफन है और उस 400 किलो ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। पाकिस्तान में उमर हफीज को खबर पहुंच जाती है कि रियाज
प्रयास पकड़ा गया है, जिस पर वो अपने सबसे खास प्यादे बिलाल अहमद को इतने सालों बाद इंडिया वापस जाने का कहता है। अब कहानी आ जाती है शिवगढ़ में। वहाँ एक विवेक नाम का लड़का होता है जिसका अपना गाड़ियों का एक गैराज होता है। उसकी एक हाथ की 2 उंगलियां कटी होती हैं और वो भी असल में एक मुसलमान स्लीपर एजेंट ही होता है और इसका असली नाम मुख्तार अंसारी होता है। उसे पबजी गेम के जरिए बताया जाता है कि बिलाल मालदीव्स की फ्लाइट से गोवा आ रहा है। उसी रात सूर्या के बेटे का बर्थडे होता है और इस बर्थडे के बाद सूर्या की बीवी उनके बेटे आर्यन को हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने वाली थी। कहानी 9 साल पीछे एक हॉस्पिटल में आ जाती है। सूर्या को गोली लगी होती है और वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर से कहता है कि मुझे गोली लगी है। और इस तरह मूवी में एंट्री होती है कटरीना कैफ की और इस मूवी में इनका नाम रिया है। डॉक्टर रिया ही सूर्या का इलाज करती हैं और वहाँ पर उसके जूनियर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। कुछ समय बाद सूर्या के जूनियर्स उसके वार्ड में पत्ते खेल रहे होते हैं। सूर्या घर का खाना खा रहा होता है और उसका एक मोटा जूनियर हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर मजे ले रहा होता है और फिर वहाँ पर डॉक्टर रिया आती है और उन सब की खिंचाई करती है और वो सूर्या को भी सख्ती से डांटती है। और फिर एक दिन सूर्या उनसे बात करने जाता है और इसी बहाने वो बातें करते करते उनको फूल दे देता है। वो एक दूसरे से मिलना शुरू होते हैं और फिर एक दिन सूर्या उनको शादी के लिए प्रपोज कर देता है। बस फिर उनकी शादी हो जाती है और उनके घर में एक बेटा भी पैदा होता है और इस तरह वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक दिन वो तीनों कहीं जा रहे होते हैं कि सूर्या को उसके जूनियर विवान का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि याकूब के बारे में पता चल गया है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। सूर्या सेंट्रल मॉल के पास ही होता है और क्योंकि उसकी टीम को वहाँ पहुँचने में देर लग जानी थी, वो अपनी गाड़ी को वहीं के लिए मोड़ लेता है। वहाँ पर पार्किंग में उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ जाती है और उसी गाड़ी में याकूब बैठा होता है और वो सूर्यवंशी को पहचान लेता है और फिर याकूब की गाड़ी पीछे चलने लगती है और सूर्या की गाड़ी आगे चलने लगती है और वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सूर्यवंशी तो सूर्यवंशी है, वो उनको पहले गाड़ी में भी गोलियां मारता है और उनको वहीं पर ठोक भी देता है। लेकिन जब सूर्या पीछे मुड़कर देखता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए उसके बेटे को भी गोली लग जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और सूर्य वहाँ पर मगरमच्छ के आंसू रोता है और फिर डॉक्टर उसे बताता है कि बच्चा अब खतरे से बाहर है, गोली उसे छू कर गुजरी थी। और फिर रिया वहाँ आती है और पहले तो वो सूर्या के मुंह पर थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम जानते थे कि वहाँ खतरा है, फिर भी तुम हमें वहाँ ले गए। सूर्या उससे कहता है कि मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था और अगर मैं उनको आज ना रोकता तो कल हजारों मासूम लोगों की जानें जा सकती थी। जिस पर रिया कहती है कि शहर में और भी पुलिस वाले हैं लेकिन कोई भी अपनी ड्यूटी के लिए अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालता। सूर्या उससे कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो उससे कहती है कि अब तुम हम दोनों से दूर रहोगे, तुमने अपने बेटे से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, अब मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर हमारे बेटे को चुन रही हूँ। और तब से लेकर अब तक सूर्या उन दोनों से अलग ही रहा है। कहानी वहीं वापस आ जाती है और वो बर्थडे पार्टी में एक दूसरे से मिलते हैं। आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए रिया सूर्या से एम्बेसी में आकर साइन करने का कहती है। सूर्या रिया को रोक नहीं सकता था और रिया के मुताबिक वो अपने बेटे के लिए अच्छा ही कर रही थी। अब ATS की मीटिंग होती है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ऑफिसर बताता है कि हालात के चलते अब वो अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे। वो ताज 2611 से बड़ा धमाका प्लान कर रहे हैं और इस दफा उनका निशाना मुंबई है। और फिर सूर्या बताता है कि लश्कर के ट्रांसैक्शंस को ट्रैक करके हमें पता चला है कि जहां से उमर हफीज के मदरसे में फंडिंग जाती है वहीं से नूरे अमान फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है, जिसका चेयरमैन कादर उस्मानी है। यह धर्म का रहनुमा है और पॉलिटिक्स में रहता है, जिस पर सीएम खुद सूर्या को उससे पूछताछ करने की इजाजत देते हैं। दफ्तर में सूर्या को एक पुराना अफसर नईम खान मिलने आता है, जिसके बाद वहाँ पर कादर उस्मानी भी आ जाता है। सूर्या उसे बताता है कि जहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को फंडिंग जाती है वहीं से आपके ट्रस्ट में भी फंडिंग आती है, जिस पर वो कहता है कि मेरे ट्रस्ट में तो दुनिया भर से फंडिंग आती है। वो सूर्या को उसके अकाउंटेंट से मिलने का कहता है, लेकिन सूर्या उस्मानी को रोक लेता है और फिर नईम खान और सूर्या दोनों मिलकर उसकी पोल खोलते हैं। और फिर सूर्या उससे कहता है कि जिस दिन सबूत मिल गया तुझे उठा कर लेकर जाऊंगा। रात को विवेक उस्मानी को आकर बताता है कि बिलाल गोवा आ रहा है। उस्मानी का मेन आदमी रफीक गोवा जाकर एक लड़के जॉन से कहता है कल तुम्हें मालदीव्स की फ्लाइट से एक अजय गुप्ता नाम के आदमी को पिक करना है और इस काम के उसे 5 लाख रुपए मिलने थे। वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाता है क्योंकि लड़की के होने से कोई शक नहीं करता और वो 5 लाख रुपए उसके साथ आधे आधे करता है। और फिर वो अजय गुप्ता यानी कि बिलाल अहमद को वहाँ से पिक कर लेते हैं। अब बिलाल उस्मानी के पास पहुँच जाता है और वो एक दूसरे से 27 साल के बाद मिलते हैं। बिलाल उनको एक पुराने घर में लेकर जाता है जहाँ पर विवेक खुदाई शुरू करता है। दोस्तों, कबीर श्रॉफ ने सूर्या को बताया था कि 600 किलो RDX इंडिया में ही कहीं पे दफन है और अब वो बाहर आ चुका था। तभी उस घर का एक आदमी दरवाजा खड़काता है। वो बिलाल से कहता है कि ये घर काफी देर से खाली था, आप कौन हो? लेकिन बिलाल उससे सही से बात नहीं करता और दरवाजा बंद कर देता है। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सारा RDX गाड़ी में डालकर मुंबई
के लिए भेज देते हैं। अब उस्मानी बिलाल को उसकी वापसी का टिकट देता है, लेकिन क्योंकि बिलाल 27 साल बाद इंडिया आया था, वो पहले मुंबई अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता है। वहीं पास में ही एक जनाजा भी आया होता है। नईम खान उस जनाजे में होता है और वो बिलाल को पहचान जाता है। बिलाल फातिहा पढ़ रहा होता है और नईम खान इस बारे में सूर्या को बता देता है। पहले तो सूर्या को भी यकीन नहीं आता और फिर वो इस बारे में इंस्पेक्टर कबीर शुरफ को बता देता है। बिलाल वहाँ से वापस एक होटल में जाता है जहाँ पर सूर्या की टीम उस पर नजर रखे हुए होती है। वहीं पर रिया और आर्यन भी आए होते हैं। आर्यन अपने दोस्तों को ऊंची आवाज में बताता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं और ये मेरे पापा के साथ काम करते हैं। बिलाल ये सुन लेता है और वो होशियार हो जाता है। जब सूर्यवंशी वहाँ आता है तो बिलाल लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। जब वो उसके पीछे उसके कमरे में जाते हैं तो वो अपने हाथ में पिस्तौल पकड़कर बैठा होता है। सूर्या उससे कहता है कि सरेंडर कर दो, लेकिन वो कहता है कि मैं जिल्लत भरी मौत लेकर इस मुल्क में दोबारा से तमाशा नहीं बनना चाहता। सूर्या कहता है कि उन ब्लास्ट में मेरे माँ बाप भी मारे गए थे, मैं चाहूँ तो तुझे अभी मारकर अपना बदला ले सकता हूँ, लेकिन वो गुजरा हुआ वक्त है। तुम्हारी माँ के जनाजे में बहुत ज्यादा लोग थे और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वो जानती थी कि उनके बेटे ने गलत किया। वो कहता है कि ये मुल्क तुम्हारा भी है, लेकिन बिलाल कहता है कि मैं इस मुल्क को जलते हुए देखना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे बीवी बच्चों और अब्बू को जिंदा जलाया गया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ये मुल्क मेरा नहीं है। और फिर वहाँ कबीर शुरफ आ जाते हैं। बिलाल उससे कहता है कि 27 साल बाद मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें अब एक और मेडल मिलेगा। मुझ पर एक एहसान करना, मुझे मेरी माँ की कब्र के बगल में दफनाना। और फिर वो अपने आप को गोली मार लेता है। वो उसको उसकी माँ की कब्र के साथ ही दफनाते हैं। उसके बाद उनको वही आदमी कॉल करता है और वो उसके पास जाते हैं। वो बताता है कि मैंने टीवी पर बिलाल अहमद को देखा था। वो और कुछ और आदमी यहाँ पर एक घर में आए थे। अब वो उस घर में जाते हैं और वहाँ पर हुई खुदाई को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनको उस गड्ढे में एक काला पाउडर पड़ा हुआ नजर आता है और फिर वो वहाँ पर फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं। टेस्टिंग करने के बाद वो सूर्या को बताते हैं कि वो पाउडर RDX है। रियाज जेल में होता है और वो जेल की दीवार के पास खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ बाहर दो लड़के आते हैं और जेल की दीवार पर उसी RDX से बना हुआ बम लगाते हैं। बम फटता है, दीवार टूट जाती है और वहाँ के गार्ड्स जख्मी हो जाते हैं। इस तरह रियाज जेल से बाहर आता है और बाइक पर बैठकर उन लड़कों के साथ वहाँ से चला जाता है। बिलाल के मरने के बाद अब उमार अपने छोटे बेटे रजा को इंडिया जाने का कहता है और कहता है कि बिलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। उमार की बीवी उससे कहती है कि मुझसे वादा करो कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर आ जाएंगे, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, बिलाल ने सब स्लीपर एजेंट्स से कहा था कि वक्त आने पर हम खुद आप सबसे राब्ता करेंगे। अब वो टाइम आ गया था और सब स्लीपर एजेंट्स को खबर मिल जाती है। ये सब का सब मुजफ्फराबाद में बैठे उमार हफीज की वजह से होता है। जब विवेक रियाज को अपने गिराज में लेकर आता है, वहाँ पर उसका छोटा भाई रजा भी आया होता है। इतने लंबे समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसी वक्त बाकी स्लीपर एजेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके पास 600 किलो RDX भी पहुँच चुका होता है। इन्वेस्टिगेशन से सूर्या को उस लड़के का पता चलता है जो बिलाल को मुंबई लेकर आया था। उससे पूछताछ करने के लिए सूर्या को बैंकॉक जाना पड़ता है और वहाँ वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। सूर्या उससे कहता है कि बिलाल अहमद की मदद करने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। ये सुनने पर उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। वो बताती है कि वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है, लेकिन वो पीछे खड़ी पुलिस की गाड़ियों को देखकर समझ जाता है। वो वहाँ से गाड़ी भगा देता है और सूर्या वो वहाँ से जा रहे आदमी से बाइक लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो बहुत तेज गाड़ी भगाता है, लेकिन सूर्या भी कुछ कम नहीं था। अब वो वहाँ के बीच पर जाता है और बोट पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सूर्या वो बाइक से हेलीकॉप्टर पर ही चढ़ जाता है और फिर वो उसे बीच समंदर के ही पकड़ के ले जाता है। अब उसकी बहुत ज्यादा फट जाती है। वो बताता है कि उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलता रहता है। एक दिन उसका आदमी रफीक मेरे पास आया और अजय गुप्ता नाम के आदमी को गोवा से मुंबई लाने के लिए 5 लाख की ऑफर दी। मुझे नहीं पता था कि वो बिलाल अहमद है और बैंकॉक भी उन्होंने ही मुझे भेजा है। अब सूर्या उस्मानी को अरेस्ट कर सकता था क्योंकि उसके पास गवाह था। जब सूर्या उस्मानी के घर जाता है तो मोहल्ले के लोग पुलिस को देखकर होशियार हो जाते हैं। सूर्या उस्मानी से कहता है कि मैंने कहा था कि तुझे तेरे घर से उठाऊंगा, तेरे कुत्ते जॉन ने सब भौंक दिया है। जब वो उस्मानी को अरेस्ट करके बाहर लेकर आते हैं तो बाहर बहुत ज्यादा लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। सूर्या वहाँ पर खड़े एक बुजुर्ग मौलवी के पास जाता है और उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं 20 साल से पुलिस की ड्यूटी कर रहा हूँ। कानून मजहब को नहीं, सही और गलत को देखता है और सबूत यही कहते हैं कि उस्मानी गलत है। फिर वो वहाँ पर खड़े लोगों से कहता है कि बिलाल का साथ भी इसी ने दिया था, रियाज को जेल से भगाने में इसी का हाथ है और इसकी बातों में आकर आप ही के इलाके के 3 बच्चों ने देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन किया है। वो उन मौलवी साहब से कहता है कि इसकी वजह से पूरी कौम पर उंगली उठ सकती है, हम जोर जबरदस्ती करके भी इसको यहाँ से ले जा सकते हैं। और फिर वो हाथ जोड़कर कहता है कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए, ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से
विनती यानी कि गुजारिश है और फिर मौलवी साहब उस्मानी को वहाँ से ले जाने की इजाजत दे देते हैं। इस तरह कादर उस्मानी अरेस्ट हो जाता है और ये सूर्यवंशी की वजह से ही होता है। सूर्या का जूनियर विवान उस्मानी को बहुत मारता है लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता और फिर वो सूर्या को बताता है कि ये कुछ नहीं बता रहा। फिर वहाँ कबीर श्रॉफ आते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे लोगों से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। अब उस्मानी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि सूर्या उसके सामने से उसकी बीवी और बेटी को दूसरे कमरे में लेके जाता है और विवान उससे कहते हैं कि देख अब तेरे घर की औरतों के साथ क्या होता है। सूर्या उनके मुंह बंद करवा देता है, वहाँ पर पड़ी मेज पर पट्टा मारने लगता है और वहाँ पर खड़ी लेडी ऑफिसर्स चीखे मारने लगती हैं। लेकिन उस्मानी को तो यही लगता है कि उसकी बीवी और बेटी को मारा जा रहा है। अब वो हार मान लेता है और उन्हें बताता है कि आज शाम रियाज उसके आदमी रफीक से मिलने वाला है। जब वो रियाज को दबोचने के लिए निकल रहे होते हैं तब बाहर रिया खड़ी होती है। वो सूर्या से साइन करने के लिए एम्बेसी आने का कहती है। सूर्या उससे कहता है कि ये काम हम कल कर लेंगे लेकिन वो नहीं मानती और फिर कबीर श्रॉफ उसे रिया के साथ जाने के लिए कहते हैं। अब वो उस्मानी के साथ वहाँ जाते हैं जहाँ रियाज आने वाला होता है। रफीक वहाँ पर पहले से होता है। सूर्या की टीम बाहर खड़ी होती है और उसका जूनियर आशीष उस्मानी के साथ अंदर जाता है। उस्मानी रफीक से गर्म पानी मांगता है। जब पानी गर्म हो रहा होता है वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने लिए दुआ मांगने लगते हैं। असल में रफीक ने गैस सिलेंडर पर RDX का बम लगाया होता है। बम फट जाता है और उन दोनों के साथ साथ मोटा आशीष भी मर जाता है। जब सूर्या हॉस्पिटल जाता है तो आशीष की बीवी उससे कहती है आप उनके साथ क्यों नहीं गए, अगर आप होते तो ये सब नहीं होता। और फिर डॉक्टर आके बताता है कि वो मर चुका है, जिस पर वो रोने लगती है और अब सूर्या को रिया पर गुस्सा आता है। आशीष का अंतिम संस्कार होता है और वहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स आई होती है। वहाँ उसकी बीवी रिया से कहती है कि मुझे फख्र है कि उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, लेकिन अब उनके छोटे बेटे का क्या, आसान नहीं होता बिना बाप के बड़े होना। मेरे पास अब उनकी यादों का सहारा है लेकिन आपके पास अभी भी अपना परिवार है। आर्यन के पास पापा और आपके पास पति अभी भी है। आप सब कुछ भुलाकर अपना परिवार समेट लो। उसी रात सब स्लीपर एजेंट्स इकट्ठे होते हैं और रियाज उनसे कहता है हम खुश नसीब है कि हमें 13 साल बाद शहादत का मौका मिला है। आज मुंबई शहर का हर शख्स वो दर्द महसूस करेगा जो हमने किया है। अब सूर्या उस्मानी की बेटी को बुलाता है और उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है। उनमें विवेक की भी तस्वीर होती है और वो उसे पहचान लेती है और वो बताती है कि विवेक शिवगढ़ में रहता है और उसका वहाँ अपना गिराज है। इसको जल्दी पकड़ना जरूरी था। और इस पर सूर्या कहता है ये काम एक ही कमीना कर सकता है। और अब मूवी में एंट्री होती है सिम्बा की। ये भी एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। दोस्तों अगर आपने सिम्बा मूवी नहीं देखी तो हमारी इससे पिछली वीडियो सिम्बा मूवी पर ही है, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, और हमारे चैनल पर आपको सिम्बा मूवी की एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएगी। सिम्बा विवेक के गिराज में जाता है। पहले तो वो वहाँ उसके गुंडों की धुलाई करता है और फिर वो वहाँ पर खड़ी गाड़ी में टाइम बॉम्ब लगा हुआ देखता है और फिर वहाँ विवेक यानी कि मुख्तार आता है। क्योंकि वो वजूद में बड़ा होता है इसलिए पहले सिम्बा उससे मार खाता है, लेकिन सिम्बा भी सिम्बा है। वो दाव पेच लगाकर उसे नीचे ले आता है और उसके गले में संगली बांधकर उसे अरेस्ट कर लेता है। अब सिम्बा सूर्या को कॉल करके बताता है कि वो सब यहाँ शिवगढ़ में छुपे हुए थे और वो यहाँ से निकल चुके हैं। 7 गाड़ियों में बम लगे थे, 6 निकल चुकी हैं और 1 यहाँ है। और जिन 6 जगहों पर वो गाड़ियों को पार्क करने वाले हैं उनकी लोकेशंस हमारे पास हैं और पहला ब्लास्ट 1:30 पर होगा। अब पुलिस वालों के पास 1 घंटा होता है और वो उन लोकेशंस पर बम वाली गाड़ियों को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उनको वो सब गाड़ियां मिल जाती हैं जिनके अंदर बॉम्ब लगे होते हैं। मुंबई की बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे में उन जगहों पर बॉम्ब स्क्वाड नहीं पहुंच सकती थी और ना ही हजारों लोगों को वहां से निकाला जा सकता था, जिस पर सूर्या के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। वो उन हेलीकॉप्टर्स को बुलवाता है जो कि उन गाड़ियों को उठा सकते थे। पुलिस वाले उन गाड़ियों को धक्का लगाकर खुली जगहों पर ले जाते हैं और वहाँ से वो हेलीकॉप्टर्स उन गाड़ियों को उठा ले जाते हैं। एक गाड़ी मंदिर और मस्जिद के पास खड़ी होती है। उस वक्त जुम्मे की नमाज चल रही होती है और मंदिर में भी बहुत लोग होते हैं और बाजार होने की वजह से हेलीकॉप्टर्स उस गाड़ी को वहाँ से नहीं उठा सकते थे। अब्बास वहाँ पर लोगों को बॉम्ब के बारे में बताकर उनको वहाँ से जाने का कहता है और फिर वहाँ सूर्या आता है और उस गाड़ी के फटने में सिर्फ 5 मिनट होते हैं, जिस पर वो खुद उस गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से भगा ले जाता है। वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है और दूर एक खाली गोदाम के सामने जाकर गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी उस गोदाम में जाकर फट जाती है। तभी जब सूर्या आसमान की तरफ देखता है तो उसे हेलीकॉप्टर्स गाड़ियों को ले जाते हुए नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर्स गाड़ियों को समंदर में फेंक देते हैं और वो गाड़ियां पानी में ही फट जाती हैं। अब सिम्बा मुख्तार को सूर्या के पास लेकर आ जाता है और उनको लगने लगता है कि अब कोई ब्लास्ट नहीं होगा कि तभी ATS की बिल्डिंग के साइड पर धमाका होता है और गेट से रियाज और रजा समेत सारे टेररिस्ट उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनके पास रिया होती है और उसके ऊपर उन्होंने बम लगाया होता है और उस बम का रिमोट रियाज के पास होता है। वो सूर्या को बताता है कि अगर उसने ये बटन दबा दिया तो पूरा ATS उड़ जाएगा। ATS की बिल्डिंग में अब कोई नहीं जा सकता था तो सारे पुलिस वालों को बाहर ही खड़ा होना पड़ता है और सूर्या के गले पे रियाज ने चाकू लगाया होता है। जब रियाज वीडियो में बोल रहा होता
आता है तो एकदम से सिम्बा खड़ा हो जाता है और वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। और इस चक्कर में थोड़ा टाइम गुजरता है और बिल्डिंग के बाहर एक पुलिस की टीम आ जाती है और वो टीम बॉम्ब लगाकर ATS की दीवार तोड़ देती है। और इस पर सिम्बा कहता है कि पूरी पब्लिक को पता है कि कौन आने वाला है। टूटी हुई दीवार में से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी अंदर आती है और उस गाड़ी में से निकलता है सिंघम। दोस्तों, अगर आपने सिंघम मूवी नहीं देखी तो मेरी वीडियो सिंघम मूवी पर ही है। वीडियो के ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर आप सिंघम मूवी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक दफा मेरे कहने पर सिंघम मूवी की वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो बहुत मजेदार है और उसमें जयकांत शिकरे विलन है। और सिंघम के वहाँ आने पर तबाही होना शुरू हो जाती है। उसकी टीम टेररिस्ट को गोलियां मारना शुरू कर देती है और ये होने पर रियाज वो बटन दबा देता है और रिया पर लगे बॉम्ब का 2 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। और अब उनमें शुरू होती है लड़ाई क्योंकि उस कमरे में पुलिस वाले ज्यादा थे। वो आतंकवादियों पर भारी पड़ जाते हैं और रियाज, रजा और विवेक वहाँ से निकल जाते हैं। रिया सूर्या से कहती है कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली और इस पर उसे खुशी होती है। और रिया इसलिए रुक जाती है क्योंकि आशीष की बीवी की बातें उस पर असर कर गई थी। फिर वो रिया से उस बम को उतारते हैं। सिंघम उसे बाहर फेंक देता है और वो एक गाड़ी के नीचे जाकर फट जाता है। फिर वो चारों वहाँ से बहुत स्टाइल से बाहर आते हैं और जो भी टेररिस्ट उनके सामने आता है वो मारा जाता है। सूर्या रिया को वहाँ से जाने का कहता है और फिर वो तीनों बाहर एक साथ खुले में खड़े होकर आतंकवादियों के जिस्मों में गोलियां मारते हैं और वहाँ तबाही का मंजर होता है। सब टेररिस्ट को मारने के बाद अब वो उन तीनों के शिकार पे निकलते हैं। रियाज अपने पापा को कॉल करके उनको मिशन फेल होने का बताता है और उसके पापा अपने बेटे से वादा करते हैं कि ये जंग जारी रहेगी। और अब सिंघम उनके पास आता है क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं होता। सिंघम उन्हें गोली नहीं मारता बल्कि वो वहाँ का दरवाजा बंद करके उनकी धुलाई करने लगता है। वो उनको अकेला ही संभाल लेता है और रियाज को तो वो अपना शेर वाला पंजाबी मारता है। अब सब कुछ खत्म हो जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से ले जाने वाले ही होते हैं, लेकिन वो तो रहे कुत्ते की दुम। वो कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 13 साल से तुम्हारे देश में रहकर तुम्हारे ही लोगों को मारते आ रहे हैं हम। और इस पर उन तीनों का दिमाग खराब हो जाता है। वो वहीं पर उन तीनों को गोलियों से छन्नी कर देते हैं और इसके बाद वो वहाँ से शेर की चाल चल के जाते हैं। और इस तरह मूवी का बहुत अच्छा एंड होता है। दोस्तों, अगर आने वाले वक्त में सूर्यवंशी का पार्ट 2 आया तो मैं उसकी भी एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।